कल्पना करना भी थोड़ा अजीब लगता है कि कोई युद्ध किसी जमीन, खजाने या सत्ता के लिए नहीं लड़ा जा रहा हो। हाँ, बल्कि एक कविता में लिखे गए सिर्फ एक शब्द की जगह को लेकर। बिल्कुल। आज इंटरनेट पर किसी गायक या अभिनेता के फैंस के बीच जो फैन वॉर छिड़ती है ना, वैसी ही एक बौद्धिक और बेहद आक्रामक जंग आज से 100 साल पहले भी लड़ी गई थी। और मजे की बात यह है कि ये जंग ट्विटर या किसी सोशल मीडिया फोरम पर नहीं, बल्कि मोटी-मोटी साहित्यिक किताबों, पत्रिकाओं और तीखी आलोचनाओं के पन्नों पर लड़ी गई थी। तो आज की इस गहन चर्चा में हम उसी 17वीं सदी के दौर में प्रवेश कर रहे हैं जिसे रीतिकाल कहा जाता है। सही कहा। और हम केवल इतिहास की धूल नहीं झाड़ेंगे, हम उन कविताओं और ऐतिहासिक स्रोतों के पीछे के विज्ञान और मनोविज्ञान को भी समझेंगे। हमारा मिशन आज यही डिकोड करना है कि ये रीतिकाल था क्या और कैसे देव बनाम बिहारी के इस बड़े साहित्यिक विवाद ने हिंदी आलोचना की पूरी दिशा ही बदल के रख दी। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे कवि बिहारी लाल ने अपनी रचना सतसई के केवल 2 पंक्तियों के दोहों में साहित्य, विज्ञान और गणित का ऐसा मिश्रण तैयार किया जिसे आज गागर में सागर कहा जाता है। मतलब हम इस पूरी यात्रा को साहित्यिक सुंदरता के चश्मे से भी देखेंगे और उस दौर की कुछ बहुत ही कड़वी सामाजिक सच्चाइयों के चश्मे से भी। देखिए, शुरुआत इस बात से करते हैं कि ये दौर आखिर था कैसा। हमारे स्रोतों में डॉक्टर ग्रियर्सन का एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण मिलता है। अच्छा, क्या कहा है उन्होंने इस बारे में? उन्होंने 17वीं सदी की इन रीतिकाल की रचनाओं की तुलना अंग्रेजी साहित्य के ऑगस्टन युग से की है। ऑगस्टन युग, मतलब जहां भावनाओं से ज्यादा नियमों और व्याकरण पर ज्यादा जोर दिया जाता था। बिल्कुल सही। ये कोई सतही तुलना नहीं थी। कविता दिल से नहीं, बल्कि दिमाग और एक तय फॉर्मूले से लिखी जा रही थी। नियमों और शिल्प पर ही पूरा ध्यान था। तो मतलब ये वो दौर था जहां कोई कवि सिर्फ इसलिए महान नहीं माना जाता था क्या उसने कोई बहुत भावुक बात कह दी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने एक बहुत ही सख्त ढांचे के भीतर अपनी बात कही। हाँ, एक तरह से ये काव्य कला और कौशल का एकदम चरम युग था। लेकिन इसी एकदम सधे हुए और सख्त दौर में एक ऐसा विवाद खड़ा हुआ जिसने सबको हिला दिया। देव बनाम बिहारी। अब कोई भी विवाद अचानक शून्य से तो पैदा नहीं होता। क्या ये सिर्फ 2 साहित्यिक गुटों के अहंकार का टकराव था या इसके पीछे सच में कोई गहरी बौद्धिक वजह थी? देखिए, इस विवाद की चिंगारी एक किताब से भड़की थी। मिश्र बंधुओं ने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था, हिंदी नवरत्न। और उसमें उन्होंने हिंदी साहित्य के 9 सबसे महान कवियों की एक सूची बनाई थी, राइट? बिल्कुल। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब उन्होंने तुलसीदास और सूरदास के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्थान कवि देव को दे दिया। और बिहारी लाल को उस रैंकिंग में देव से नीचे रख दिया? हाँ, जो उस समय बिहारी के प्रशंसकों और साहित्य के बड़े जानकारों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। ये तो बिल्कुल आज के दौर में किसी मैगजीन द्वारा सर्वकालिक महान संगीतकारों की टॉप 10 लिस्ट निकालने जैसा है, जहां रैंकिंग को लेकर इंटरनेट पे बवाल मच जाता है। बवाल मचना स्वाभाविक था, क्योंकि मिश्र बंधुओं ने केवल रैंकिंग ही नहीं दी थी, बल्कि बिहारी की कविताओं में कई गलतियां और कमियां भी निकाली थीं। ओहो, फिर तो जवाब आना ही था। और जवाब आया भी। बिहारी के पक्ष में पंडित पद्म सिंह शर्मा और लाला भगवान दीन जैसे धुरंधर आलोचक मैदान में उतर आए। और उन्होंने मिश्र बंधुओं की एक-एक बात का खंडन करना शुरू कर दिया। हाँ, और बाद में पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र भी आए, जिन्होंने बहुत ही संयमित तरीके से दोनों की तुलनात्मक आलोचना की। तो मतलब ये कोई सामान्य बहस नहीं थी जहां लोग सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हों। इस विवाद से साहित्य को असल में कुछ बहुत ठोस हासिल हुआ। सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि हिंदी में पहली बार प्रौढ़ और व्यवस्थित तुलनात्मक आलोचना का जन्म हुआ। मतलब आलोचकों ने हवा में दावे करने बंद कर दिए। बिल्कुल। वे हरेक शब्द की जड़ तक जाने लगे, उसकी व्युत्पत्ति यानी एटिमोलॉजी खंगालने लगे। अगर कोई कहता कि शब्द गलत है तो दूसरा व्याकरण से उसे सही साबित करता। हमारे स्रोतों में इसके जो उदाहरण हैं वे किसी जासूसी कहानी से कम नहीं लगते। जैसे एक बहुत ही दिलचस्प शब्द पर महीनों बहस चली, जंबूरस। हाँ, मिश्र बंधुओं ने कवि देव की एक पंक्ति में इस जंबूरस शब्द का अर्थ निकाला था सोना। उनका तर्क था कि संस्कृत में जंबूनद का अर्थ सोना होता है, जो कि सतही तौर पर देखने में सही भी लगता है। लेकिन लाला भगवान दीन ने जब इसका गहराई से विश्लेषण किया
तो उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने पूरी कविता का दृश्य परखा। राइट। बिल्कुल। उन्होंने सिद्ध किया कि वहां किसी चमकते हुए तरल सोने का कोई तुक ही नहीं बनता। वहां जंबू रस का असली अर्थ है जामुन का रस। अरे वाह, मतलब एक ग्रामीण दृश्य में नायिका के होठों पर जामुन का रस ज्यादा तार्किक है ना कि सोना। एकदम सही। और एक और शब्द था सौरई। मिश्र बंधुओं ने बड़ी आसानी से इसका अर्थ स्मरण या याद करना बता दिया था। लेकिन लाला जी ने इस पर भी फैक्ट चेकिंग की। हाँ, और खोज कर निकाला कि इसका स्मरण से कोई लेना देना नहीं है। ये असल में सौरियाना शब्द से जुड़ा है, जिसका ग्रामीण इलाकों में मतलब होता है किसी भिखमंगे की हट या जिद। सोचिए, एक शब्द के अर्थ को लेकर कितनी गहरी तहकीकात हो रही थी। यह आज के दौर के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। आज जब जानकारी की बाढ़ है, हम किसी भी बात को सतही तौर पर सच मान लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन उस दौर के आलोचकों ने ये मानक तय किया कि सत्य तक पहुंचने के लिए शब्दों के इतिहास, भूगोल और समाजशास्त्र तीनों को समझना पड़ता है। और अगर ये देव बनाम बिहारी का विवाद ना होता तो हिंदी आलोचना कभी इतनी पैनी और वैज्ञानिक बन ही नहीं पाती। और ये आलोचक शब्दों की इतनी गहरी चीर-फाड़ इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि बिहारी का लिखा हुआ हर एक शब्द अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए था। हाँ, उनकी लेखन शैली ही कुछ ऐसी थी। मतलब यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिहारी के दोहे पढ़ना आज के जमाने की किसी कंप्रेस्ड जिप फाइल को अनजिप करने जैसा है। ये एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। बाहर से देखने में वो एक बहुत छोटी सी 2 लाइन की फाइल लगती है, लेकिन क्लिक करते ही सैकड़ों पन्नों का अर्थ बाहर आ जाता है। इसी को साहित्य में मुक्तक शैली कहा जाता है ना। हाँ, प्रबंध काव्यों में जैसे रामचरितमानस में एक लगातार चलने वाली कहानी होती है, लेकिन मुक्तक शैली में हर एक छंद अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र और मुकम्मल होता है। उसे समझने के लिए आपको आगे या पीछे की कहानी जानने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण उनका वो दोहा है जो शायद हर साहित्य प्रेमी ने सुना होगा। कहत, नटत, रीझत, खिझत, मिलत, खिलत, लजियात। भरे भवन में करत है नैननु ही सब बात। ये कोई सामान्य कविता तो नहीं है। ये किसी फिल्म के 10 सेकंड के उस मास्टर शॉट की तरह है जहां कैमरा पूरे कमरे में घूमता है। सही कहा। एक बड़ा सा कमरा है, भारी भीड़ है, परिवार के बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। और नायक आंखों ही आंखों में कुछ कहता है, नायिका तुरंत मना कर देती है। फिर नायक उसके इनकार पर रीझ जाता है। और इस पर नायिका को बनावटी गुस्सा आता है। फिर दोनों की आंखें मिलती हैं, चेहरे खिल उठते हैं और अंत में नायिका शर्मा कर आंखें झुका लेती है। कमाल है। एक पूरे कमरे की भीड़ में चल रहा गुप्त रोमांस सिर्फ 48 अक्षरों में। और इसकी व्याकरणिक संरचना देखिए। इन 48 अक्षरों में 7 अलग-अलग क्रियाएं हैं और कोई भी सहायक शब्द या फालतू का विशेषण नहीं है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर बिहारी इतने ही प्रतिभाशाली थे तो उन्होंने रामायण या महाभारत जैसी कोई बड़ी लंबी कहानी क्यों नहीं लिखी? ये एक बहुत तार्किक सवाल है। उन्होंने इस मुक्तक शैली का ही रास्ता क्यों चुना? क्या वे लंबी कहानी लिख नहीं सकते थे? लिख तो सकते थे, लेकिन इसका जवाब उस दौर के समाजशास्त्र और राजनीति में छिपा है। रीतिकाल का परिवेश पूरी तरह से सामंती था। मतलब कवि आजाद नहीं थे, वे राजाओं और नवाबों के दरबारों में पलते थे। बिल्कुल। और उन दरबारियों के पास इतना धैर्य, इतना समय या इतनी मानसिक शांति नहीं थी कि वे बैठकर घंटों कोई लंबी दार्शनिक कहानी सुने। अच्छा, तो उन्हें अपनी महफिलों में त्वरित मनोरंजन चाहिए था। मतलब ये 17वीं सदी का शॉर्ट फॉर्म कंटेंट था। हाँ, एकदम। राजाओं का अटेंशन स्पैन कम हो गया था और उन्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए था। दरबारी महफिल सजी है, कवि ने एक दोहा पढ़ा, अगर दिल पे लगा तो तुरंत दाद और सोने की मोहरें मिल गईं। और बिहारी इस त्वरित प्रभाव पैदा करने की कला के सबसे बड़े उस्ताद थे। और उनकी भाषा भी इस माहौल के हिसाब से एकदम सटीक थी। उनकी मुख्य भाषा मानक ब्रजभाषा थी। लेकिन वो कोई सूखी ब्रजभाषा नहीं थी ना, उसमें कुछ और बोलियों की मिठास भी थी। हाँ, उसमें पूर्वी प्रयोग और बुंदेलखंडी शब्दों का भी समावेश था। ये अलग अलग बोलियों का मिश्रण उनके पास कहाँ से आया? उनके जीवन के सफर से। 1595 में वे ग्वालियर में जन्मे। बचपन ओरछा में बीता, जहां उन्होंने केशवदास से शिक्षा ली और फिर जयपुर के दरबार में रहे। तो अलग अलग जगहों की संस्कृति ने उनकी भाषा को एक अनोखा रंग दे दिया। जैसे उनका एक और चतुर दोहा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाएं,
जिसमें नायिका कृष्ण की बांसुरी चुरा लेती है। हाँ, सिर्फ इसलिए ताकि कृष्ण उससे बांसुरी मांगे और इसी बहाने उसे बात करने का मौका मिल जाए। दरबारियों को मनोविज्ञान की ये सूक्ष्म पकड़ बहुत पसंद आती थी। मनोविज्ञान और श्रृंगार तक तो समझ में आता है, लेकिन अब जो बात हमारे स्रोतों से निकल कर आ रही है वो थोड़ी हजम करने में मुश्किल है। कौन सी बात? हमने पढ़ा कि बिहारी अपनी इन रोमांटिक कविताओं में गणित, आयुर्वेद और यहाँ तक कि ज्योतिष के भारी भरकम फॉर्मूले फिट कर देते थे। हाँ, ये सच है। लेकिन सवाल ये है कि एक प्रेम कविता में कोई त्रिकोणमिति या बीमारियों के इलाज की बात क्यों करेगा? क्या इससे कविता का रस, उसकी वो रोमांटिक फील खत्म नहीं हो जाएगी? अगर हम आज के नजरिए से देखें तो ये सच में बहुत अजीब और ओवर द टॉप लग सकता है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, रीतिकाल के दरबारों का माहौल अलग था। वहां सिर्फ कवि नहीं बैठते थे, बड़े बड़े शास्त्रज्ञ, ज्योतिषी और विद्वान भी होते थे। तो मतलब एक कवि को अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए सिर्फ अच्छा तुकबंद होना काफी नहीं था। एकदम सही। उसे ये दिखाना पड़ता था कि वो एक पॉलीमैथ है, यानी बहुज्ञ है। उसे कई विषयों का गहरा ज्ञान होना चाहिए। और बिहारी की प्रतिभा इसी में थी कि वे इन शुष्क विज्ञान के नियमों को अलंकारों की तरह इस्तेमाल करते थे। हाँ, जैसे गणित का वो नियम। गणित कहता है कि किसी भी अंक के आगे 1 शून्य लगा दो तो उसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ जाती है। ये एक बहुत ही रूखा सा फैक्ट है। लेकिन बिहारी ने इसे कैसे जोड़ा? कहत सभे बेंदी दिए आंको 10 गुनो हो तो। मतलब गणितज्ञ क्या कहते हैं कि शून्य लगाने से मान 10 गुना होता है, लेकिन ये स्त्रियों के सौंदर्य पर लागू नहीं होता। बिल्कुल, क्योंकि जब स्त्री माथे पर बिंदी जो शून्य के आकार की होती है लगाती है तो सुंदरता 10 गुना नहीं, अनगिनत गुना बढ़ जाती है। क्या बात है! ये लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान को आपस में टकलाकर नया अर्थ पैदा करने की कला है। और आयुर्वेद वाला उदाहरण तो और भी जटिल है। उस समय मलेरिया जैसे विषम ज्वर के इलाज के लिए सुदर्शन चूर्ण इस्तेमाल होता था। अब एक कवि अपनी विरह की कविता में मलेरिया की दवा का जिक्र क्यों करेगा? श्लेष अलंकार के माध्यम से, जहाँ एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। दोहा है, या विंसत नग राखी के क्यों न सुजस जग लेहु, जरी विषम जुर जाइए आए सुदर्शन देहु। मतलब एक अर्थ तो सीधा है कि नायिका विरह के बुखार से जल रही है और नायक के दर्शन यानी सुदर्शन से ही ठीक होगी। और दूसरा अर्थ पूरी तरह से आयुर्वेद का प्रिस्क्रिप्शन है, जहां बुखार को खत्म करने के लिए सुदर्शन चूर्ण देने की बात हो रही है। और जहां तक ज्योतिष की बात है, बिहारी जयपुर के राज दरबार से जुड़े थे और जयपुर ज्योतिष का केंद्र था। हाँ, ज्योतिष का एक बड़ा भयावह संयोग माना जाता है कि जब मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति एक ही नाड़ी पर आ जाते हैं तो घनघोर वर्षा होती है। और उन्होंने इस प्रलयंकारी ग्रहों की चाल को एक नायिका के चेहरे पर उतार दिया। बिल्कुल, नायिका की लाल बिंदी को मंगल मान लिया, मुख को चंद्रमा और माथे पर लगे पीले केसर के तिलक को बृहस्पति। और जब प्रेमी इन तीनों को एक साथ देखता है तो आंखों से प्रेम रूपी जल की वर्षा होने लगती है। इसके पीछे जो मानसिक कसरत है वो हैरान कर देने वाली है। और सिर्फ विज्ञान ही नहीं, उन्होंने राजनीति और कूटनीति के सिद्धांतों को भी नहीं छोड़ा। जैसे वो चाणक्य नीति वाला सिद्धांत कि राजा को हमेशा अपने सहायकों का विस्तार करना चाहिए। हाँ, दोहा है, अपने अंग के जानी के जोबन नृपति प्रवीण, तन मन नैन नितंब को बड़ो इजाफा कीन। यहाँ यौवन कोई उम्र का पड़ाव नहीं है, बल्कि एक चतुर राजा है जिसने अपने अंगों, स्तन, मन, नेत्र और नितंब को अपना सहायक मानकर उनमें वृद्धि कर दी है। राजनीति की इतनी सूखी किताब को यौवन के उभारों के साथ जोड़ना केवल एक पॉलीमैथ ही कर सकता था। लेकिन अब हमें जरा रुककर एक कदम पीछे लेना चाहिए। हम इतनी देर से बिहारी की बुद्धिमत्ता और उनके शिल्प की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इस पूरी कलाकारी से वो सुंदरता का पर्दा हटा दें तो क्या बचता है? क्या ये सारी कला, सारा ज्ञान सिर्फ दरबारों में राजाओं की कामुक भूख को शांत करने का एक साधन मात्र था? ये एक बहुत महत्वपूर्ण और चुभने वाला प्रश्न है। मतलब क्या इस दौर में आम आदमी का दुख दर्द या जीवन के अन्य गंभीर मुद्दे पूरी तरह से गायब थे? देखिए, इतिहास का निष्पक्ष विश्लेषण करने के लिए तस्वीर का ये दूसरा पहलू देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल के इस खोखलेपन पर बहुत गहरी चोट की है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि इस युग में नारी कोई इंसान
या समाज की कोई स्वतंत्र इकाई नहीं रह गई थी। मतलब वो एक जीती जागती इंसान नहीं, बल्कि सिर्फ एक वस्तु थी। वस्तु से भी बदतर, वो केवल विलास का एक उपकरण मात्र बनकर रह गई थी। इन कविताओं में नारी का चित्रण बेहद स्थूल, मांसल और कामुक है। उसमें कोई आत्मा नहीं है। और यही संकीर्णता प्रकृति के साथ भी हुई ना? हाँ, इन कविताओं में प्रकृति का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। प्रकृति सिर्फ एक उद्दीपन या स्टिमुलेंट के रूप में इस्तेमाल हुई है। मतलब अगर नायक नायिका खुश हैं तो बाहर वसंत खिल रहा है, अगर वियोग में है तो ठंडी हवा आग की तरह जला रही है। प्रकृति मानो कोई बैकग्राउंड प्रॉप हो। सेनापति और पद्माकर जैसे कुछ अपवादों को छोड़ दें तो प्रकृति केवल कामुक भावनाओं को भड़काने का एक टूल थी। तो उस दौर के कवि किसी उदात्त उद्देश्य के लिए नहीं लिख रहे थे। वे साहित्यकार कम और कवि शिक्षक ज्यादा बन गए थे, जो राजाओं को रसिकता सिखा रहे थे। उनका पूरा ध्यान केवल आश्रयदाताओं की प्रशंसा तक सिमट गया था। हमारे स्रोतों में एडविन ग्रीव्स का एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। उनका मानना था कि बिहारी के अंदर बौद्धिक प्रगल्भता कूट-कूट कर भरी थी। लेकिन त्रासदी ये है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को प्रगतिशील बनाने का प्रयास नहीं किया। उनकी दृष्टि दरबार के बाहर गई ही नहीं। सामंती व्यवस्था की यही सबसे बड़ी विडंबना होती है। वो बेहतरीन दिमागों को भी चाटुकारिता का गुलाम बना लेती है। लेकिन इन तमाम सीमाओं और दरबारी घुटन के बावजूद बिहारी पूरी तरह से अंधे नहीं हुए थे। हाँ, कुछ अपवाद भी मिलते हैं। उनकी सतसई में जहां एक तरफ मांसल देह का वर्णन है, वहीं नीति और भक्ति के शानदार उदाहरण भी हैं। जैसे उनका वो प्रसिद्ध दोहा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। हाँ, इसमें किसी राजा की स्तुति नहीं है। बिल्कुल। और समाज के पाखंड पर जो कटाक्ष उन्होंने किया है वो तो आज भी सच लगता है। जप माला छापे तिलक सरैना एकौ कामू। मतलब बाहरी दिखावे से कुछ नहीं होता, ईश्वर को सच्चे मन से ही प्रसन्न होते हैं। इससे साबित होता है कि उनके पास पाखंड को चीर कर देखने वाली पेनी नजर थी। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो हम कह सकते हैं कि रीतिकाल भले ही सामंती विलासिता का अंधकारमय दौर था, लेकिन कला, ब्रजभाषा के विकास और तुलनात्मक आलोचना की दृष्टि से ये अत्यंत समृद्ध काल है। निसंदेह है, बिहारी लाल ने ये सिखाया कि कैसे सबसे सीमित संसाधनों में, कम शब्दों में असीमित गहराई पैदा की जा सकती है। ये संक्षिप्तता में संपूर्णता की एक बहुत बड़ी मास्टर क्लास है। आज के इस 280 कैरेक्टर वाले माइक्रो ब्लॉगिंग और घटते अटेंशन स्पैन के युग में ये बात सच में बहुत प्रासंगिक है। हाँ, उन्होंने सदियों पहले साबित कर दिया था कि दम हो तो 2 पंक्तियां भी महाकाव्य पर भारी पड़ सकती हैं। और ये पूरी कहानी एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला विचार पीछे छोड़ जाती है। वो क्या? जरा सोचकर देखिए, जिस कवि ने सामंती राजाओं की पाबंदियों के बीच दरबार के उस तमघुटू माहौल में केवल 2 पंक्तियों में गणित, ज्योतिष और मनोविज्ञान के ऐसे गहरे रहस्य छुपा दिए,